देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी वक्फ कानून पर मचे हुए घमासान की। आज मैं आपको वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में बंगाल में जो हिंसा हुई उसका खौफनाक सच दिखाऊंगी, वो सच जिसे आज तक आपने नहीं देखा। आपको दिखाऊंगी कैसे वक्फ कानून के खिलाफ मौलाना मुस्लिम को भड़का रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज देश के मुसलमानों को बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को भी सुनना चाहिए, जिन्होंने वक्फ कानून पर भड़काऊ मौलानाओं की पोल खोल कर रख दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हुई बादल फाड़ तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट होगी आपके सामने। कुदरत के कहर से कैसे रामबन तबाह हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात होगी मुर्शिदाबाद हिंसा की। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। दंगाइयों ने हिंदुओं को टारगेट किया। पिता पुत्र को घर से निकालकर बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। उसका दिल दहला देने वाला वीडियो अब सामने आ चुका है। मुर्शिदाबाद की हिंसा में मारे गए हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की पहली तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो हिंसा की फौरन बाद का है। ये पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती। इस वीडियो की ज्यादा आवाजें मैं आपको सुना नहीं सकती। केवल इतना बता सकती हूं कि सिर्फ खून ही खून है। खून से डूबा हुआ गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास का शरीर है, जिसे बेरहमी से काटा गया, लहूलुहान किया गया। ये वीडियो 12 अप्रैल का है, जब दंगाइयों ने जाफराबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास की बेरहमी के साथ हत्या की थी। दंगाइयों की भीड़ ने वक्फ के नाम पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गोविंद दास के घर पर हमला किया। उपद्रवियों ने हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से घसीटकर बाहर निकाला। दंगाइयों के पास धारदार हथियार थे। उन हथियारों से उन्होंने हरगोविंद दास और चंदन दास की बेरहमी से हत्या कर दी। और अब इस खौफनाक वारदात के फौरन बाद की जो तस्वीरें सामने आई है, वो दिल दहलाने वाली है। ये तस्वीरें अटैक की फौरन बाद की है। चंदन दास बुरी तरह से घायल हैं, खून से लथपथ हैं, सड़क के किनारे पड़े हैं, जबकि थोड़ी ही दूर पर उनका पिता हरगोविंद दास, उनका शव पड़ा है। तस्वीरें इतनी विभत्स है, मेरा यकीन मानिए, मैं ब्लर किए बिना आपके सामने ये तस्वीरें नहीं रख सकती थी। ये तस्वीरें इतनी विभत्स है कि ब्लर किए बिना शायद मैं भी देखूं तो मेरी रूह कांपे। सुबह करीब 9 बजे का वक्त रहा था। 12 अप्रैल की वो तारीख थी। 600 से 700 दंगाइयों की भीड़ जब जाफराबाद के इस इलाके में दंगा करने के लिए पहुंची, तो वहां पहले से मौजूद हिंदुओं ने उनका मुकाबला किया। इसके बाद दंगाई भाग गए यहां से, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो फिर लौटे। इस बार उपद्रवियों की भीड़ ज्यादा बड़ी थी। कई राउंड हिंदू घरों पर उन्होंने अटैक किया। दंगाइयों के हाथ में धारदार हथियार थे, इसके अलावा बम थी, बंदूकें थी। इन सबके बीच दंगाई हरगोविंद दास के घर में घुस गए और उनके साथ साथ उनके बेटे चंदन दास को बाहर खींच लाए। और फिर उनके साथ जो हुआ वो अब दिखाने लायक भी नहीं है। खून से लथपथ पिता और पुत्र आपके सामने हैं। दंगाइयों ने धारदार हथियार से चंदन दास और उनके पिता को उन्हीं के घर के बाहर मार डाला। परिवार का कहना यह है कि उन्होंने मदद के लिए पुलिस को कई बार फोन लगाया। कोई भी तकलीफ में होता है, उसके घर में चोरी भी हो जाती है, तो पहला फोन पुलिस थाने जाता है। यहां तो जान पर संकट था, पुलिस को फोन लगाया गया, कॉल पर कॉल घुमाया गया, लेकिन पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। यह है पश्चिम बंगाल की पुलिस। हरगोविंद दास और चंदन दास की डेड बॉडी 4 घंटे तक ऐसे ही उनके घर के पास खून से लथपथ पड़ी रही। 4 घंटे के बाद ये याद रखिए, 4 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। और तब वहां पर शव के अलावा और होता क्या? ये है हरगोविंदो दास का घर और ये इलाका है जाफराबाद। और इसी घर से हरगोविंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को घसीटते हुए दंगाई ने निकाला। उसके बाद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया उनका। और ये जो घर है, उस घर का हालत थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। इस घर में काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है, पथराव किया गया था सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से दंगाई
घसीटते हुए हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को सीधा इसी जगह से वो लेते हुए सीधा इस जगह पर पहुंचे, यानी कि कुछ दूरी 2 से 5 मीटर दूरी पर यही वो जगह है जहां पर दंगाई ने धारदार हथियार से हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो ये वो जगह है जहां पर दंगाई ने उनको हत्या करने के बाद लगभग 4 घंटे तक बॉडी इसी जगह पर पड़ी हुई थी। पुलिस भी नहीं पहुंच पाई इस जगह पर, क्योंकि लगातार यहाँ पर दंगाई अपने तांडव मचा रहे थे और इसी जगह पर बॉडी गिरी हुई थी लगभग 4 घंटे। ऐसे ही आरोप है दास परिवार के, और जैसे कि कहा जा रहा है कि काफी बेरहमी से धारदार हथियार से बाप और बेटे के हत्या कर दी गई इसी जाफराबाद एरिया में, और वो भी उनके घर के सिर्फ 2 से 5 मीटर के भीतर। जिस चंदन दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, उनके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र 14 साल है। सोचिए उन बच्चों का अब क्या होगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है। ज़ियाउल शेख नाम का शख्स मर्डर का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कल पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले इस मामले में कालू नादर, दिलदार और इंतजाम को भी गिरफ्तार किया है। इस्माम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिलदार को भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा और खास तौर पर इस हत्याकांड को लेकर ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बेबस हिंदू ये कह रहे हैं कि ममता राज में उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई, उनके साथ जुल्म हुआ। हालांकि हरगोविंद और चंदन दास के परिवार को ममता सरकार ने मुआवजा देने की भी घोषणा की है, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। दास फैमिली केवल इंसाफ चाहती है, कोई मुआवजा नहीं चाहती। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या के बाद हिंदुओं में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है और इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। अब से थोड़ी देर पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। सुकांत मजूमदार ने काफी देर तक पीड़ित परिवार के साथ समय बिताया। सुकांत मजूमदार ने कहा कि यहाँ के हिंदुओं को पुलिस और लोकल प्रशासन पर भरोसा नहीं है। जिस गांव में हिंसा हुई वहां बीएसएफ का कैंप लगना चाहिए। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के ऊपर किसी की भरोसा नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे बीएसएफ कैंप हो। परिवार भी वही चाह रहे। परिवार के साथ हमने बात किया और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे आगे आने वाले समय में सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था ले और बीएसएफ कैंप हो। उसके साथ साथ जो दोषी, जो मर्डर में जो दोषी थे और जिन्होंने हमला किया, सारे घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, उन सब के एक्शन होनी चाहिए। उन सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। दंगे में अपना सब कुछ गंवा चुके मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को अब बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है। और क्यों नहीं है, वो इस ताजा घटना के बाद आप समझ सकते हैं। पुलिस को बार बार फोन लगाने के बाद भी पुलिस 4 घंटे बाद जहां पर पहुंची हो, उस पुलिस पर कौन भरोसा करेगा। मुर्शिदाबाद में लोग अपने इलाके में बीएसएफ का स्थायी कैंप बनाने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग जाफराबाद के हरगोविंद दास और चंदन दास के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है और इसी के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है गांव के जितने भी लोग हैं वो लोग हाथ में प्लाकेट पकड़ते हुए वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर दिखा जा रहा है कि हिंदूज आर इन डेंजर, ऐसे प्लाकेट है उनके हाथ पे। इसके अलावा स्थायी बीएसएफ कैंप चाहिए, ऐसे भी प्लाकेट यहाँ पर लेकर यहाँ पर लोग हाजिर हुए। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे की चाहिए बीएसएफ कैंप। अच्छा, बीएसएफ कैंप চাই আর ওদের শাস্তি চাই। ভয় লাগছে এখনো? না, ভয় লাগছে তো আমাদেরকে, আমাদের জান বাঁচে না এখন। कब तक कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और इसीलिए बीएसएफ कैंप चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग स्थायी कैंप चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कब हम चैन की नींद सोए, किसी को भी पता नहीं कब चैन की नींद सोए। बंगाल में कोई रात को चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि अगर बीएसएफ कैंप परमानेंटली होगा तो हमारा दिल को कुछ सुरक्षित चाहिए, क्योंकि बांग्ला पुलिस का कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे, कोई भूमिका नहीं, कोई भरोसा नहीं, नहीं कोई भरोसा नहीं है। बंगाल पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। घटना के दिन सुबह से वीडियो
MP, MLA सबको फोन किए थे, 10-10 बार हर गांव का कॉल जा रहा है, लेकिन शाम को 4 घंटे लाश पड़े थे यहाँ पे, तभी 5 बजे के कोई पुलिस नहीं आए। जब BSF आए उसके बाद आए लाश उठाने के लिए, वे बोले कि पोस्टमार्टम करने को ले जाएंगे। हमारा पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। हम स्थायी BSF कैंप चाहिए हमको, नहीं तो हम सच्चाई गोली। यहाँ का गांव का लोगों का कहना है कि यहाँ पर यहाँ पर राज्य सरकार के जो पुलिस है उनके ऊपर भरोसा नहीं है, उनको स्थायी BSF कैंप चाहिए क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू डर और खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि सेंट्रल फोर्स की मुस्तैदी के बाद हिंदुओं के अंदर थोड़ी हिम्मत आई है। हिंसा के बाद जो लोग पलायन करके माल्टा चले गए थे वो अब धीरे धीरे लौट रहे हैं, लेकिन रिलीफ कैंप से वापस मुर्शिदाबाद लौट रहे हिंदुओं के सामने रहने की समस्या तो है। दंगाइयों ने उनके घरों को जला दिया। सैकड़ों हिंदू परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ टेंट में रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बेदबोना गांव से पलायन किए हुए लोग मालदा पहुंच गए थे। उसके बाद मालदा से वापस वो बेदबोना गांव यानी कि मुर्शिदाबाद में वापस आ गए, लेकिन वापस आने के बाद उनको घर पे जाना था, लेकिन घर पे पहुंच नहीं पाए वो, क्योंकि घर उनका कुछ है ही नहीं। सब घर जला दिए गए हैं, घर लूटपाट कर दी गई है। तो इसीलिए बेदबोना गांव पे एक अस्थाई कैंप में फिर से वो लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है टेंट लगा दी गई है और इस टेंट के नीचे ही फिलहाल दिन गुजरान हो रहा है इन लोगों का। कल लगभग 400 लोग मालदा से वापस मुर्शिदाबाद में आए हैं, लेकिन वहां से यानी कि मालदा पार्लालपुर हाई स्कूल पर उनको जबरन वहां से वापस मुर्शिदाबाद भेजा गया है, क्योंकि उनको डराया जा रहा था लगातार उनका कोई भी दायित्व कोई भी लोग नहीं लेंगे। इसके बाद वो उस परिस्थिति में आकर वो वापस आने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन वापस तो आ गए। अब कहाँ पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, खाना पीना का क्या होगा, ये कुछ भी उन लोगों को मालूम नहीं है। सुबह से अभी तक खाना पीना भी नहीं हुआ है इन लोगों का। और यहाँ पर यानी कि मुर्शिदाबाद के धुलियान के बेदबोना जो गांव है, इस गांव में अस्थाई जो यहाँ पर शिविर लगाया गया है, उसी पर फिलहाल के लिए वो लोग रुके हुए हैं। आप लोग तो मालदा पे थे, तो आप लोग वापस आ गए, अब कहाँ जाओगे? अभी तो घर पर अभी तो हमारा कुछ नहीं है, अब कैसे जाएंगे, हमको यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। ये तो एक अस्थाई टेंट पे लग रहा है, तो क्या होगा? अब क्यों वापस क्यों आ गए? हम वापस आए, उन लोगों ने हमको रखा नहीं है। अच्छा। जबरदस्ती तो हमको लेके आया इस पार में। हमको और 2-3 दिन पैर पड़ा था उसका, जहाँ हमको 2-3 दिन रखने दो यहाँ पे। हमारा बच्चा है, सब कुछ सामान है, हम कैसे जाएंगे लेके? हमारा तो उधर कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, सब जला गया है, हम कैसे जाएंगे? जबरदस्ती उन पुलिस को वीडियो ने सबको हमको यहाँ पे भेजा है, जो मस्ती जबरदस्ती भेजा है हम लोगों को। और अब खाने पीने का व्यवस्था क्या होगा? खाने पीना का व्यवस्था अभी उधर कुछ नहीं देता है। खाना पीना के लिए बोलता हूँ तो वो लोग बोलता है जो हम जो मिला है वही खाओ और नहीं तो चला जाओ। और ये भी आज खाने पीने का क्या व्यवस्था? आज खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं है। हिंदुओं को काट डाला गया और फिर भी इतना सन्नाटा है। अब रोजी रोटी का संकट है, खाने को थाली में रोटी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। क्या ये ठीक होता है? इधर वक्फ कानून में संशोधन के विरोध में बंगाल में हिंसा हुई, तो वहीं बंगाल से सटे हुए बिहार के किशनगंज में वक्फ कानून के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ। मुस्लिम बहुल किशनगंज में वक्फ कानून का विरोध करने वाली सियासी पार्टियां और मौलानाओं का महाजुटान हुआ। इस दौरान मुसलमानों को जमकर भड़काया गया। मुस्लिमों को समझाने की कोशिश की गई कि कैसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि प्रदर्शन करना क्यों जरूरी है। अगर प्रोटेस्ट नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ केस कैसे जीतोगे। आज तक किसी ने अपने बेटे, अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जमीन खरीदी है इस मुल्क में? किसी एक आदमी ने अपने वालिद के लिए कब्रिस्तान में जगह खरीदी है? नहीं। वो इसलिए कि वक्फ है। अगर वक्फ नहीं होगा तो अमेरिका और यूरोप की तरह हर आदमी को अपना प्लॉट खरीदना पड़ेगा 3/6 का। हर आदमी को अपना प्लॉट खरीदना पड़ेगा 3/6 का, और फिर बताना पड़ेगा बेटा मैं यहां दफन होऊंगा।
और हर का बेटा इतना लायक नहीं होगा कि वो खरीद ले अपने बाप के लिए, तो हर नमाज के बाद ये सदा उठेगी कि इस मोहल्ले में फलां का इंतकाल हो गया है, पैसा जमा करो ताकि प्लॉट खरीदा जाए दफन होने के लिए। इस बात को समझ लीजिए। तो वक्त को बचाना लाजमी है। इतनी गर्मी पैदा कीजिए माहौल में और लगातार करते रहिए ताकि सेंटर की हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट अभी केस सुन रहा है उसको मुतासिर होना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो बहरे हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। अगर हम एहतजाज नहीं कर रहे तो ये उनको पता चल रहा है कि हम एहतजाज नहीं कर रहे। ये जो कुर्सियां खाली हैं अभी, ये रिपोर्ट उन तक पहुंचेगी कि ये कुर्सियां खाली थीं और खाली हो गई। अहमद वली फैसल रहमानी जो इमारत शरिया के अमीर शरीयत हैं, उन्हें आपने सुन लिया। उन्होंने मुसलमानों को वक्फ के नाम पर यह कहा कि अगर ये कानून आ जाएगा तो कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं रहेगी। लेकिन अब आपको बिहार के गवर्नर और इस्लाम के जानकार आरिफ मोहम्मद खान को सुनना चाहिए, जिन्होंने ये बताया, ये समझाया वक्फ का मतलब क्या होता है और इस कानून में संशोधन क्यों जरूरी है। कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अनफिकू अनफिकू अनफिकू। और एक जगह आता है, ये आपसे पूछते हैं कितना खर्च करें, कुलिल अफवा, कहिए जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है वो सब खर्च कर दो। किसके ऊपर खर्च कर दो? गरीब के ऊपर, कमजोर के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर खर्च कर दो। कुलिल अफवा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए। मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए हैं, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपसे बढ़ के कहता हूं, मौलाना दानियाल साहब यहां बैठे हुए हैं, यकीनन उन्हें हिफ्ज है कुरान। यहां और भी लोग होंगे, अगर मैं गलत कहूं तो अभी टोक दीजिएगा। वक्फ का लफ्ज कुरान हकीम में नहीं आया, लेकिन कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं उनके ऊपर खर्च करो। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने साफ साफ बता दिया कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी था। कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी पर चंद अमीरों ने कब्जा कर रखा है, जबकि गरीब और पसमानदा मुसलमानों तक उनका लाभ नहीं पहुंच रहा। लेकिन कानून का विरोध करने वाले मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उन्हें उकसा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर
मुसलमानों को पंचर बनाने वाले कहने वाले प्रधानमंत्री की तरफ अगर ये जुमला मनसूख किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री को अपनी नाकामी पर आंसू बहाना चाहिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर आपने मुसलमानों को पंचर बनाने वाली कौम बनाया है। आप एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होते तो ये कौम को पंचर बनाने वाले नहीं बनाते। लेकिन आगे सुनो मुसलमानों, हौसले की बात मैं बताऊं आपको, इन्होंने पंचर बनाने वाला कहकर आपको ताना नहीं दिया है, आपकी हैसियत को उजागर किया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन को इन गुंडे उचक्कू चोरों और बदमाशों ने जो बर्बाद किया है, इसका चक्का पंचर किया है। इस पंचर को बनाने वाले हम ही होंगे, हम आएंगे। शेखुल इस्लाम की औलाद जब सामने आएगी, यहाँ पर अशफाकुल्लाह की औलाद जब सामने आएगी, हिंदुस्तान की बिगड़ी हुई हालत को हम लोग सुधारेंगे। आप और हम तैयारी करें, इंशाअल्लाह इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं, करेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होता हम सांस नहीं लेंगे। हम लोग उस वक्त तक एहतजाज धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि ये एक्ट वापस न ले लिया जाए, चाहे इसके लिए हमें सर पर कफन बांधकर क्यों न मैदान कारगर में आ जाना पड़े। बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामी शरीयत का हिस्सा है और उनमें सरकारी दखल, संविधान और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इसका भी काउंटर किया और बताया कि गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुस्लिमों का कल्याण करना है तो उसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है। इसके लिए उन्होंने इतिहास का जिक्र किया। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, भाई ये जुबान बदलनी पड़ेगी। 1946 से पहले इस्लाम बचाओ, अगर मुल्क की तकसीम नहीं हुई तो इस्लाम नहीं बचेगा, मुस्लिम तहजीब नहीं बचेगी, मुस्लिम जुबान नहीं बचेगी। हो गई तकसीम, बच गया। जो मुल्क बनाया 25 साल एक नहीं रह सका, और आज जो बचा कुचा है वो कई साल और चलेगा, कहना मुश्किल। मुल्क तकसीम होने से पहले, अब तो उस जमाने के कोई लोग होंगे नहीं, 1920 में खिलाफत की तहरीक चली, खिलाफत बचाओ। जहां खिलाफत थी तुर्की, वहां के लोग उस खिलाफत को मानते थे कि ये मौरूसी हुकूमत है, खानदानी हुकूमत है, ये खिलाफत नहीं है। अरब भी उसे खिलाफत नहीं मानते थे, अरब उसकी मुखालफत कर रहे थे, तुर्की के लोगों ने उसे ख़त्म किया। और हमें अल्लाह ने अजीब मिजाज दिया है, हम कह रहे थे बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे। अरे 56 मुल्क हैं, आप तो उस तुर्की की खिलाफत में आते भी नहीं थे। अब दुनिया में 56 मुल्क है, कोई एक तो अपने आप को खिलाफत डिक्लेयर कर दे, बाकी किसी को फिक्र नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान जो ये बड़े हैं मुसलमानों में, ये तो सिर्फ लीडरशिप देते हैं। ये सारे तहरीकों में अगर नुकसान किसी ने उठाया है और कीमत अदा की है तो वो ये वाले मुसलमान हैं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हुए। जज्बाती बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे तो आप यही सबसे बड़ा इदारा जिसे कहते हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा, अमीर साहब के बच्चे अमेरिका पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। क्यों? आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम दूसरे लोगों से वो बात मत कहो जो तुम खुद नहीं करते हो। अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं पढ़ाने के लिए और आपसे कहेंगे कि मदरसों को बचाना है। भाई कुछ तो गौर करिए। और अब क्या आमाल क्या है, मैं किसी पे की तनकीद नहीं करना चाहता। ये अकेले यहां नहीं है कि मैंने कहा हो कि अमीर साहब अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हैं। देवबंद में जो मोहतमिम है उनके बच्चे भी अमेरिका ही पढ़ते हैं। और फिर सारा निजाम देखिए, देवबंद के 2 टुकड़े हो गए आज से कोई 25-30 साल पहले।
जमे तो लुल्मा के 2 टुकड़े हो गए। बिहार में तो आपसे कहेंगे इकट्ठे हो जाओ, और खुद खानदान में चचा भतीजे इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दीन अकीदे का मामला है, पेशे का मामला नहीं। अगर आप दीन को पेशा बनाएंगे तो जायदाद के ऊपर तो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, चचा भतीजे में क्यों नहीं होगी? दीन को अकीदा रहने दीजिए, पेशा मत बनाने दीजिए। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आए सैलाबी आफत की। जम्मू कश्मीर में ट्रिपल तबाही से सब कुछ खत्म जैसा दिखाई दे रहा है। बादल ऐसा फटा कि घर, दुकानें, होटल सब तबाह हो गया। लैंडस्लाइड इतनी जबरदस्त कि नेशनल हाईवे से लेकर रोड, सड़क सब कुछ जाम हो गया। पानी ऐसा बरसा कि सैलाब में बहुत कुछ बह गया। रामबन में कुदरत के कहर से भारी बर्बादी हुई। रामबन में बारिश के बाद बादल फटने से हाहाकार मच गया। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 3 लोगों की जान जा चुकी है। तबाही में 250 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। नेशनल हाईवे बंद है, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। तबाही के बाद मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश तेज हो गई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगी है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जिंदगी वापस पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। रामबन में बादल फटने के साथ साथ चारों तरफ पानी का सैलाब आ गया। पूरा का पूरा पहाड़, मार्केट, होटल, दुकानों पर आ गिरा। कई दुकानें और होटल पानी के तेज बहाव में बह गए। जो गाड़ियां वहां पर थी वो मलबे में दब गई। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत वक्त लगेगा। सड़क से 40 फीट ऊपर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। अभी भी कई गाड़ियां मलबे के अंदर दबी हुई हैं। चश्मदीद जो इस होटल में रुके थे, उनके कमरों में पानी आने लगा है। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हेलो, हम सब अभी फंसे हुए हैं रामबन के होटल में, जहाँ से रामबन से टर्न लेते हैं। तो हमारे साथ ना काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। तो हमारी गाड़ियां वगैरह यहाँ से खत्म हो गई हैं, मतलब मलबे में दब गई हैं, और पानी होटल में भरता जा रहा है। तो हम 15 लोग हैं, 15 के लमसम लोग हैं। ये जो है सारे लोग हैं। होटल कभी भी ये जा सकता है। होटल में पानी भरता जा रहा है। ये देखो वीडियो, होटल में पानी भरता जा रहा है। तो हमारे साथ कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा क्या, होटल कभी भी जा सकता है, हम लोग भी कभी भी जा सकते हैं। रामबन में पानी के साथ पहाड़ के मलबे का बहाव इतना तेज था कि उस वक्त लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। होटल में ठहरे हुए लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सड़कों से लेकर कमरों के अंदर तक पानी ही पानी था। तस्वीरों में आप पहाड़ से नीचे गिरते हुए पानी का बहाव देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को खतरे में देखकर कैसा महसूस कर रहे होंगे। हालांकि अब रेस्क्यू का काम बहुत तेजी से हो रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लेकिन रामबन में आज मौसम फिर से खराब हो गया। मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे रेस्क्यू टीम को परेशानी हो सकती है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभय पराशर की एक रिपोर्ट देखिए। ब्लॉक हो जाते, ये देखो अंदर ब्लॉक हो जाते। ये देखो फर्स्ट फ्लोर का तो पता ही नहीं है ना। फर्स्ट फ्लोर तो टोटली गया ना ये मलबे से। ये उस्मान होटल, ये रूम नंबर 115। रामबन में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है दोबारा से। इस वक्त अगर आप देख सकते हैं दोपहर में बारिश का मौसम हो गया है। आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया हुआ था मौसम विभाग ने, और यही बदलता हुआ मौसम सबसे बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है, लोगों को निकाल लिया गया है। अब कोई लोग नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन मलबे के अंदर गाड़ियां फंसी हुई हैं। जेसीबी के जरिए इस तरीके से मलबा हटाया जा रहा है। आप देखेंगे तो पूरी की पूरी गाड़ियां जो थी, तकरीबन 30 से 40 फुट मलबा, जब बादल फटा उसके बाद पहाड़ नीचे आकर गिरा, लैंडस्लाइडिंग हुई तो गाड़ियां दब गई। इस गाड़ी को निकाला गया है। आगे की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो वहां पर भी एक दूसरी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो, जो पूरे मलबे में दब गई थी। आज जेसीबी यहां पर पहुंची हुई है, काम किया गया, और जो गाड़ियां यहां पर दब गई थी, क्योंकि ये होटल है, जो होटल जब यहाँ पर जब बादल फटा उसके बाद होटल के 3 फ्लोर जो थे वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गए। जो बाहर गाड़ियां यहाँ पर पार्क की हुई थी
वो भी मलबे में दब गई। ये गाड़ी पूरी दबी हुई थी। फिलहाल यहाँ से काफी ज्यादा मलबा हटाया गया है और जहां पर जेसीबी मशीन खड़ी हुई है उसके नीचे भी बताया जा रहा है कई और गाड़ियां हैं जो कि लोग यहाँ पर आए हुए थे, टूरिस्ट थे, रुके हुए थे, उन सबकी गाड़ियां यहाँ पर दब गई हैं। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी थोड़ी देर के लिए जो मलबा हटाया जा रहा था उसको बंद किया गया है और उसकी वजह ये मौसम है। आप देखेंगे तो दोबारा से बादल यहाँ पर छा गए हैं, बारिश की उम्मीद है और अगर बारिश यहाँ पर होती है तो बड़ी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। लैंडस्लाइड की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें और आई हैं। इनमें पहाड़ से मलबा गिरते हुए आप देख सकते हैं। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों पर और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। वहां से अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रामबन में जिस तरीके की तबाही हुई है, रामबन से श्रीनगर जाने वाला जो मेन हाईवे है, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। जिस तरीके से बादल फटा, पहाड़ नीचे आए और उसके बाद भारी नुकसान इस पूरे इलाके के अंदर हुआ है। रामबन की मार्केट की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब रामनगर से आगे जाने वाला ये नेशनल हाईवे NH 44 है जो कि बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लेह की तरफ जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का आप बोर्ड देख रहे हैं। आगे की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी किस तरीके का वो मंजर होगा आप देखिए। जो लोग जा रहे थे, जो रास्ते में थे श्रीनगर, या तो जा रहे थे या वापस लौट रहे थे रामबन में, शनिवार रात तकरीबन 2:30 से 3:30 बजे के आसपास अचानक से बादल फटा, ऊपर से पहाड़ और जो बड़े बड़े पत्थर थे वो नीचे आए और इस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियां यहां पर दबी हुई हैं, जो कि दहशत की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके का मंजर होगा। लोगों ने गाड़ियां छोड़कर वो जहां थे वहां से अपने आप को उन्होंने कहीं ना कहीं छिपाया, भागने की कोशिश की, अपनी जान बचाई। जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है। आगे की तरफ आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो आगे भी पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो सड़क पर गिरा है। पूरी सड़क ब्लॉक है और यही वजह है कि रामबन से श्रीनगर जाने वाले रास्ते को बंद किया गया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियां आप देखिए, जिस वक्त शनिवार की देर रात यहां पर बादल फटा तो जो लोग श्रीनगर से इस हाईवे से आ जा रहे थे अपनी गाड़ियों में, अचानक से ऊपर से इतने बड़े बड़े जो चट्टान थी, पहाड़ थे, वो लैंडस्लाइड होकर यहां पर नीचे गिरे। पूरी गाड़ियां यहां पर आप चकनाचूर हो गई और आगे कई होटल, कई मार्केट जो है पूरी तरीके से दब गए। दूसरी गाड़ी भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो ऊपर से मलबा आया, जब बादल फटा उसके बाद लैंडस्लाइडिंग की चपेट में गाड़ियां आ गई। हालांकि 3 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन मलबा हटने में काफी समय लगेगा। पूरा जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर जाने वाला रामबन से, वो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि आगे भी अगर आप देखेंगे तो आगे भी आपको चट्टाने ही चट्टाने हाईवे पर नजर आएंगी। तो मौसम लगातार करवट ले रहा है और यही सबसे बड़ी परेशानी जो है वो इस वक्त जितनी एजेंसीज यहां पर लगी हुई हैं मलबे को हटाने में, उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा है। रामबन में कई दुकानें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। जो तस्वीरें सबसे पहले आई थी, जहां उस्मान होटल और कार्तिक हार्डवेयर की दुकान थी, वहां पर अब मलबा है और भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। हालांकि दुकानदारों का कहना यह है कि इस तबाही के पीछे केवल नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि लोगों की लापरवाही भी है। रामबन में जितने होटल हैं, जो दुकानें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें कार्तिक हार्डवेयर एक दुकान है। उनके ऑनर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा कार्तिकेय नाम है और मेरा हार्डवेयर का शोरूम था यहाँ पे। और ये बदकिस्मती रही कि रातों रात जो ये स्टॉर्म आया उसकी वजह से सर लॉस हो गया हमारा। मगर सर ये नेचुरल डिजास्टर तो था ही, मगर सब दूसरी बात ये है कि ये मैन मेड भी है सर। यहाँ पर जो ये यहाँ पर ड्रेन होता था पहले, इस नाले का जो मुंह आज नहीं दिख रहा आपको नीचे, यहाँ आज से कोई 30, 40, 50 साल पहले जब नेशनल हाईवे का ये रोड था तो उन्होंने यहाँ पे एक ड्रेन रखा हुआ था। इसका ड्रेन के साथ कलवर्ट रखा हुआ था। फिर जब ये नया प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, जैसे ये 4 लेन का ये शुरू हुआ, फ्लाईओवर शुरू हुआ, इन्होंने ये कलवर्ट बंद कर दिया। कलवर्ट को डाइवर्ट किया, छोटी सी एक ड्रेन में इन्होंने 2 फुट की। आप खुद सोचो इतना बड़ा नाला है और उसका आपने कलवर्ट बंद कर दिया है और एक छोटी सी ड्रेन में कलवर्ट करके साथ में उस साइड के लिए। अब उसकी वजह से इन्होंने आगे से उसको ना एक दीवार लगा ली थी बहुत ऊंची सी, वो भी कंक्रीट की, बहुत मजबूत। तो वो ये जितना भी स्लैश आया ऊपर से उसके साथ टच हुआ, रुका, फिर आस्ता आस्ता बढ़ता गया, फिल होता गया, फिर उस साइड जाता रहा, उस साइड जाता रहा। तो मेन प्रॉब्लम यही है। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज ये देखें कि इसको अभी भी नीचे, जैसे इसने अब रास्ता अपना नीचे के लिए बना लिया है, तो इसको थ्रू आउट नाले को इसका पूरा आउटलेट हो, नीचे दरिया तक पहुंच जाए, फिर दोनों तरफ से ये कहीं किसी को नुकसान नहीं करे। अब खबर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे से जुड़ी हुई। भारत दौरे पर पहुंचने के बाद जेडी वेंस ने अक्षरधाम मंदिर का दर्शन किया।
भारी सुरक्षा के बीच वेंस अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए। खास बात यह है कि इस दौरान वेंस की पत्नी उषा और उनके तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भारतीय ड्रेस में थे। तीनों बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान भी पारंपरिक भारतीय कपड़े ही पहने हुए थे। जेडी वेंस आज ही 4 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। 4 दिन तक वो भारत के अलग अलग जगहों पर जाएंगे। वेंस आज शाम प्रधानमंत्री निवास स्थान में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मोदी वेंस के सम्मान में एक डिनर भी होस्ट कर रहे हैं। जेडी वेंस आज रात को ही जयपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो रामबाग पैलेस में रुकेंगे। कल वेंस जयपुर में आमेर फोर्ट, सिटी पैलेस और जंतर मंतर देखने जाएंगे। जयपुर में वेंस इंटरनेशनल बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगे। 23 अप्रैल को वेंस अपने परिवार के साथ आगरा में ताजमहल और शिल्पग्राम देखने जाएंगे। आगरा से वो फिर वापस जयपुर लौटेंगे, जहां से वो 24 को अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे।